नमस्कार, स्वागत है आपका मार्गदर्शन पर। मार्गदर्शन की इस वीडियो में मैं राजीव शर्मा आपको आज प्रैक्टिस कराऊंगा प्राचीन इतिहास और संस्कृति के कुछ क्वेश्चंस की। ये क्वेश्चंस आने वाले सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से तो आपके लिए यूज़फुल रहेंगे। नीचे हमारे टेलीग्राम चैनल्स का लिंक दिया हुआ है, आप इनको फॉलो कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, तो सारी वीडियोज़ की PDF आपको यहाँ मिलेगी। ये मार्गदर्शन का ऑफिशियल चैनल है, मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज, और ये मेरा पर्सनल चैनल है। किसी को भी ज्वाइन करेंगे तो सारी वीडियोस की लिंक्स और PDF आपको यहाँ मिलेंगी। साथ ही में हमारे इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, कुछ 20 क्वेश्चन हमने लिए हैं प्रैक्टिस के लिए। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कुषाण राजा ने संपूर्ण विश्व के स्वामी की उपाधि धारण की? कड़फिसेस प्रथम, कड़फिसेस द्वितीय, या कनिष्क, या फिर हुविस्क? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, विम कड़फिसेस भी इनको बोला जाता था, कड़फिसेस द्वितीय। और 90 से 100 ईस्वी तक ये कुषाण सम्राट थे। एक रबातक शिलालेख है जिसके अनुसार ये विम तख्तों के पुत्र और कनिष्क के पिता थे। कड़फिसेस द्वितीय, इनका नाम विम कड़फिसेस भी है, तो इन्होंने धारण की थी संपूर्ण विश्व के भगवान की उपाधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी धातु ज्ञात नहीं थी? आयरन यानी कि लोहा, गोल्ड यानी सोना, कॉपर यानी कि तांबा, और सिल्वर या फिर चांदी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सिंधु घाटी के सभ्यता के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था। चूंकि यह एक कांस्य युग, प्राचीन कांस्य युग सभ्यता मानी जाती है, और कांस्य के ही धातुक्रम की इस यहाँ के लोगों ने प्रगति की थी, उन्हीं की बनी वस्तुओं का ये प्रयोग करते थे, लेकिन इन लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था। तो इसका सही आंसर है लोहा या आयरन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किसे इतिहासकार सभ्यता की प्रगति का वर्णन करने में एक महत्वपूर्ण चरण के रूप में मानते हैं? लेखन को, आग की खोज को, कृषि को, या इंटरनेट का उपयोग? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कृषि को लेखक जो इतिहासकार है वो सभ्यता की प्रगति का वर्णन करने में एक महत्वपूर्ण चरण मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक राजा पालक के शासनकाल के दौरान उज्जैनी के प्राचीन शहर में स्थापित है या स्थापित हुआ? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मृच्छकटिका। मृच्छकटिका, जिसको मृच्छकशिका या मच्छकशिका, मृच्छकटिका के नाम से भी जाना जाता है, एक 10 अभिनय संस्कृत नाटक है। इसके लेखक है शूद्रक ने इसको लिखा था। और प्राचीन नाटककार जिसे ये एक प्राचीन नाटककार थे, 3वीं से और 5वीं शताब्दी के मध्य में ये थे, माना जाता है इनको। इनके द्वारा मृच्छकटिका की रचना की गई थी। मृच्छकटिका नाटक एक प्रसिद्ध नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, झेलम और चिनाब नदियों के बीच के राज्य का शासक कौन था? झेलम और चिनाब के बीच, तो सिकंदर, डेरियस तृतीय, राजा पोरस, या चंद्रगुप्त मौर्य? तो राजा पोरस झेलम और चिनाब के नदियों के बीच का शासक था, एक प्राचीन भारतीय शासक जिसके क्षेत्र में भारतीय उपमहाद्वीप के पंजाब क्षेत्र में हाइडेस्पेस और एसेसाइन के बीच में इनका क्षेत्र फैला हुआ था। पंजाब जो क्षेत्र है उसके हाइडेस्पेस और एसेसाइन के बीच में, और इन्हें असाधारण कौशल वाला एक महान योद्धा माना जाता था, राजा पोरस, जिनका सिकंदर महान के साथ युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन पाकिस्तान में सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है? आलमगीरपुर, हड़प्पा, रंगपुरी, या मोहनजोदाड़ो? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मोहनजोदाड़ो, जो पाकिस्तान के सिंध में स्थित है, लरकाना जिले में, और 2500 ईस्वा पूर्व के आसपास निर्मित यह माना जाता है शहर, और सिंधु घाटी की सबसे पुरानी बस्तियों में से एक इसको माना जाता है, मोहनजोदाड़ो को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 7, तेलुगु वर्क अमुक्त माल्यदा के लेखक कौन थे? हरिहर, देवराय, कृष्णदेवराय, या बुक्का? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, अमुक्त माल्यदा तेलुगु में विजयनगर राजवंश के कृष्णदेव द्वारा रचित एक महाकाव्य है। विजयनगर साम्राज्य के महान सम्राट थे कृष्णदेवराय, इन्होंने लिखा था, और माला देने वाला या माला देने वाला के रूप में इनको जाना जाता था।
अमुक्त माल्यदा इनकी एक प्रमुख रचना कृष्णदेव राय की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, तंजावुर के चोल शासक का सबसे महान राजा किसे माना जाता है? कौन था? परांतक राजराजा, ये यहाँ पे प्रथम होगा, राजराजा प्रथम, ये राजराजा द्वितीय होना चाहिए, यस, राजराजा द्वितीय और कुलोत्तुंगा। तो इसका सही ऑप्शन है, सही आंसर ऑप्शन बी, राजराजा चोल प्रथम को चोल वंश के सबसे महान शासक के रूप में माना जाता है और इन्होंने तमिल साम्राज्य का विस्तार किया, काफी दूर दूर तक इन्होंने विस्तार किया, इसी कारण से इनको तंजावुर के चोल वंश का सबसे महान शासक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नृत्य करने वाली लड़की की कांस्य प्रतिमा कहाँ से, किस सभ्यता में पाई जाती है? मेसोपोटामिया सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, फारसी सभ्यता या मिस्र की सभ्यता? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो जो स्थान है वहां से ये नृत्य करने वाली लड़की की मूर्ति मिली है, कांस्य की बनी हुई मूर्ति है और उस समय के स्थापत्य के चमत्कारों को ये दर्शाती है, यानी कि उस समय के लोग स्थापत्य कला में भी निपुण थे। लगभग 4500 साल पुरानी ये मूर्ति है और इसकी लंबाई है 10.8 सेंटीमीटर। 1926 में जो सिंधु घाटी के मोहनजोदड़ो में नौवीं गली में से खुदाई हुई थी, वहां से एक टूटे हुए घर से ये मिली थी, तो मोहनजोदड़ो में मिली थी सिंधु घाटी सभ्यता के की खुदाई के दौरान नृत्य करने वाली लड़की की एक मूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, प्राचीन भारत के ऐतिहासिक साहित्यिक स्रोतों में से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, या कौन से सही हैं उन पर विचार करें। पहला कथन है, पुराण प्राचीन भारत के ऐतिहासिक तथ्यों के स्रोत के रूप में कार्य करता है। 18 पुराण हैं, वे विभिन्न राजवंशों की ऐतिहासिक जानकारी प्रदान करते हैं। दूसरा कथन है, डॉक्टर आर.सी. मजूमदार के अनुसार युद्ध 1000 ईस्वी पूर्व हुआ था। महाभारत युद्ध की बात चल रही है। कुरुक्षेत्र युद्ध के अलावा महाभारत में प्राचीन भारत के लोगों के सामाजिक जीवन और धार्मिक सोच के विभिन्न विवरण शामिल हैं। दो कथन हैं पुराण के बारे में, पहला कथन और दूसरा कथन महाभारत युद्ध के विषय में। तो इनमें से कौन से ठीक है, पहला, दूसरा या दोनों या कोई भी नहीं? तो देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी का है दोनों कथन सत्य है। इसकी व्याख्या दी गई है कि पुराण साहित्य बहुत विशाल है, 18 पुराणे लिखी गई है, साथ में इनके वर्णन के लिए 18 सहायक पुराण भी है और महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र का युद्ध एक ऐतिहासिक घटना माना जाता है। डॉक्टर आर.सी. मजूमदार कहते हैं कि यह युद्ध लगभग 1000 ईस्वी पूर्व हुआ था और इसमें कुरुक्षेत्र के युद्ध के अलावा जो ये महाकाव्य है महाभारत, इसमें प्राचीन भारत के लोगों के सामाजिक जीवन और धार्मिक सोच का विवरण भी शामिल है। महाभारत महाकाव्य की ये बात चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, भारत सरकार द्वारा अपनाए गए राज्य चिन्ह में सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? ऐत्रेय उपनिषद, मुंडका उपनिषद, अध्यात्म उपनिषद या प्रसन्ना उपनिषद? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मुंडक उपनिषद से सत्य की ही जीत होती है, यानी कि सत्यमेव जयते यह लिया गया है मंत्र, जो हमारे राज्य चिन्ह के रूप में राज्य चिन्ह पर यह लिखा रहता है सत्यमेव जयते, अशोक की लाट जो है। और स्वतंत्रता के बाद 26 जनवरी 1950 में भारत के राष्ट्रीय आदर्श वाक्य के रूप में इसको अपनाया गया। राष्ट्रीय प्रतीक पर यह अंकित है, सत्यमेव जयते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, धर्म सूत्रों और स्मृतियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? पहला कथन है, ग्रंथों को आम जनता और शासकों के लिए नियम और कानून के रूप में माना जाता था। धर्म सूत्रों और स्मृतियों को आधुनिक अवधारणा में प्राचीन भारतीय राजनीति और समाज के लिए संविधान और कानूनों की किताब भी कहा जा सकता है। तो कौन कौन से कथन इनमें सही है, पहला, दूसरा या दोनों या फिर कोई भी नहीं? तो इसमें दोनों कथन सही हैं। धर्मशास्त्र आधुनिक औपनिवेशिक भारत के इतिहास में प्रभावशाली हो गए जब वे प्रारंभिक ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासकों द्वारा भारत में सभी गैर मुस्लिमों यानी कि हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख इनके लिए कानून के रूप में तैयार किए गए थे। स्मृति शाब्दिक रूप से इसका अर्थ होता है जो याद किया जाता है। हिंदू ग्रंथों का एक निकाय है जिसे आमतौर पर एक लेखक को समर्पित माना जाता है। स्मृतियों को माना जाता है कि ये किसी लेखक द्वारा तैयार की जाती है और स्मृति के आधार पर ये लिखे जाते हैं। ये प्रारंभिक रूप से लिखा जाता है, लेकिन इनमें संशोधन भी किया जाता है। इसके विपरीत श्रुतियों में क्या होता है कि लेखकहीन इनको माना जाता है
और पीढ़ी दर पीढ़ी ये चलते हैं, मौखिक रूप पर एक दूसरे को मौखिक रूप से सुनाए जाते हैं आने वाली पीढ़ियों को, और उन्हीं के आधार पर इनको माना जाता है, इनको आगे बढ़ाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारिका और पुरी 4 मठों की स्थापना किसने की? रामानुज ने, अशोका ने, शंकराचार्य ने या माधव विद्यारण्य ने? तो इसका सही ऑप्शन है उत्तर है ऑप्शन सी, शंकराचार्य ने इन 4 मठों की स्थापना की थी। पूरे भारत में घूम घूम कर सनातन धर्म के प्रचार करने के लिए इन्होंने स्थापना की। पूरे भारत के 4 कोनों में, उत्तर में ज्योतिर्मठ के नाम से, दक्षिण में श्रृंगेरी कांची में जो स्थित है, पूर्व में पुरी और पश्चिम में द्वारिका। ये 4 प्रमुख मठ हैं जिनकी स्थापना शंकराचार्य ने की थी। इनके माध्यम से भारतीय उपमहाद्वीप पर कृपा करना चाहते थे, इससे कि लोगों के मध्य में धर्म और धार्मिकता का प्रचार हो सके और उन पर कृपा हो सके, इनका ऐसा मानना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन गुप्त काल के दौरान पूर्वी तट का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था? ये 4 बंदरगाह दिए हैं, कल्याण, ताम्रलिप्ति, सोपारा या भड़ोच। इनमें से कौन सा एक बंदरगाह था पूर्वी तट का? तो इसका ऑप्शन है आंसर है ऑप्शन बी, ताम्रलिप्ति। ये पूर्वी तट का एक प्रमुख बंदरगाह था और 639 ईस्वी में ज्वानजांग द्वारा दौरा किया हुआ एक बौद्ध साम्राज्य था। ऐसा माना जाता है कि ज्वानजांग द्वारा 639 ईस्वी में इसका दौरा किया गया था बौद्ध साम्राज्य के रूप में। बौद्ध साम्राज्य के अंतर्गत ये आता था ताम्रलिप्ति बंदरगाह, और इसकी पहचान आजकल जो पश्चिमी बंगाल का मिदनापुर जिला है उससे की जाती है, ताम्रलिप्ति बंदरगाह। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय साहित्य सबसे पहले ज्ञात कार्य है? ऋग्वेद, सामवेद, राजतरंगिणी या पुराण? ये पुराण होना चाहिए, पुराण से नहीं, पुराण। तो इनमें से कौन सा सबसे पुराना भारतीय साहित्य माना जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ऋग्वेद। ऋग्वेद को भारतीय साहित्य का सबसे पहले ज्ञात कार्य माना जाता है। ऋग्वेद थी वैदिक संस्कृत में लिखे गए 1028 सूक्तों का यह संग्रह है। ऋग्वेद के बारे में बता रहे हैं। यद्यपि अधिकांश साहित्यिक कृतियां जो प्राचीन भारतीय साहित्य से बची हैं वे धार्मिक ग्रंथ हैं, केवल धर्म के आधार पर ही प्राचीन भारतीय साहित्य को परिभाषित करना सही नहीं है। तो ऋग्वेद को सबसे प्राचीन भारतीय साहित्य माना जाता है। इसका सिंपल सा आंसर ये है। भारत में प्राचीन लौह युग किसके साथ जुड़ा हुआ है? ग्रे मिट्टी के बर्तन से, ब्लैक एंड रेड पोटरी से, गेरू रंग के बर्तन से, उत्तरी काली पॉलिश मिट्टी के बर्तन से। तो सही आंसर है ऑप्शन ए, ग्रे मिट्टी के बर्तन से माना जाता है लौह युग जुड़ा हुआ है। इसको बोलते हैं पेंटेड ग्रे वेयर कल्चर। पश्चिमी गंगा के मैदानों में और भारतीय उपमहाद्वीप पर घग्गर हकरा घाटी की लौह युग की भारतीय संस्कृति है। इस भारतीय उपमहाद्वीप की पश्चिम गंगा के मैदान और घग्गर घाटी की बीच में जो मानी जाती है वो लौह युग संस्कृति मानी जाती है, जो 1200 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक चली थी। और पेंटेड ग्रे वेयर कल्चर इसी से संबंधित है, लौह सभ्यता से। अशोक ने मिशनरियों को कहाँ भेजा था? बौद्ध धर्म के प्रचार करने के विषय में एक क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए अशोक ने मिशनरियों को कहाँ भेजा था? चीन, कश्मीर में, तिब्बत और सिलोन में। सिलोन का अर्थ है श्रीलंका, पहले सिलोन नाम हुआ करता था। तिब्बत और चीन में या कश्मीर और सिलोन में? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, तिब्बत और सिलोन में अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए 9 मिशनरियों को यहाँ पे भेजा था, और प्रत्येक मिशनरी में 5 सिद्धांत शामिल थे ताकि उपसंपदा अध्यादेश समारोह का प्रदर्शन किया जा सके। इन मिशनरियों ने सुदूर पूर्व से पश्चिम तक फैले व्यापारों के यात्रा की होगी। जो व्यापार था पूर्व से लेकर पश्चिम तक, उनके व्यापारियों के साथ ये यात्रा करते थे, ऐसा माना जाता है। जो प्रचारक थे, मिशनरियों के प्रचारक। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सबसे पुराना राजवंश माना जाता है? मौर्य वंश, गुप्त वंश, कुषाण वंश या कण्व वंश? तो सही आंसर है ऑप्शन ए, मौर्य वंश। मौर्य वंश को इनमें सबसे प्राचीन माना जाता है और 381 से 187 ईस्वी पूर्व के बीच में भारत में ये प्रभावी था। इसकी स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा और लौह युग की एक ऐतिहासिक शक्ति के रूप में इसको माना जाता है। मगध में स्थित था मौर्य साम्राज्य, सबसे प्राचीन साम्राज्य जो विकल्प दिए हैं उनमें। क्वेश्चन नंबर 19, कौन सी पुस्तक कन्नौज के यशोवर्मन के कारनामों पर आधारित है?
राजतरंगिणी, घोड़ावाहो, मालविका, अग्निमित्रम या उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, घोड़ावाहो जो रचना है वो कन्नौज के यशोवर्मन के कारनामों पर स्थित है और इसकी रचना की थी वाकपति ने, जो कन्नौज के राजा थे यशोवर्मन, उनके कारनामों के आधार पर या उनके वर्णन के रूप में घोड़वाहों ने इसकी रचना की थी। सॉरी, घोड़वाहो कह रहा हूँ, वाकपति ने घोड़वाहों की रचना की थी। क्वेश्चन नंबर 20, कण्व वंश का संस्थापक कौन था? सुसरमैन, विष्णु शर्मा, वासुदेव या वासुमित्र। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वासुदेव, जो कण्व वंश का संस्थापक था, एक ब्राह्मण राजा था और मूल रूप से अंतिम शुंग शासक देवभूति के मंत्री थे। ये जो थे वासुदेव, इन्होंने कण्व वंश की स्थापना की थी। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण इतिहास, प्राचीन इतिहास और संस्कृति से संबंधित प्रश्न। सभी आने वाली परीक्षाओं में ये किसी भी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसको लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। साथ ही में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।